नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 30 जून 2021। आज का जो टॉपिक होता है दिन के मुताबिक, आज का दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम उत्तर प्रदेश या फिर कोई अन्य टॉपिक डिस्कस करते हैं। नहीं, इकोनॉमी या अन्य कोई टॉपिक जो भी शेड्यूल में आपके हैं। आज का जो टॉपिक था कुल मिला के निर्धारित था कि हम उपनामों के आधार पर, जो भौगोलिक उपनाम होते हैं उसके आधार पर विश्व और भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाएंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब बॉर्डर की स्कोरिंग होती है, आपकी स्कोर जब बॉर्डर पे होता है तो ऐसे प्रश्नों की भी अहम भूमिका होती है। फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फैक्चुअल आज का पूरा डिस्कशन है और इसको डिस्कस करेंगे। 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांपों का देश कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। सांपों का देश किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। व्याख्या भी इसमें बहुत बड़ी नहीं होगी और इस प्रश्न का सही उत्तर है, सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। ब्राजील जब भी आपसे पूछा जाए सांपों के देश के तौर पे, तो आप ब्राजील को ही टिक कीजिएगा, ठीक है। तो सांपों के देश के रूप में ब्राजील को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कानपुर, आपका अपना कानपुर, उत्तर प्रदेश वाला कानपुर। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। फलों की डलिया यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि फलों की डलिया कोई शहर नहीं, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो डी ऑप्शन में देखिए दिया है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, दोनों संज्ञाएं इसको दी जाती हैं। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भौगोलिक उपनाम और शहर का सही सुमेलन नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर, बिल्कुल सही है। और बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ये लखनऊ गलत दिया है, क्योंकि बंगलुरु को कहा जाता है, बैंगलोर जिसको आप कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर, ये भी बिल्कुल सही है। और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, ये भी सही है। कौन सा सही सुमेलन नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगीचों का शहर लखनऊ नहीं है। भारत का पेरिस जयपुर, बगीचों का शहर बेंगलुरु, इस्पात नगरी जमशेदपुर और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम और शहर कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं? सारे प्रकार यहाँ पर शामिल किए गए हैं। भारत का दिल, भारत का दिल कश्मीर, ये गलत दिया हुआ है, सोचिए क्या है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर सही है। भारत का, कर्नाटक का रत्न मैसूर और फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने मतलब एक ऑप्शन के तौर पर भी डाल दिया। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत का दिल तो दिल्ली में बसता है। कहाँ बसता है? दिल्ली में। वही दिल्ली जहाँ पे हमारी पूरे देश की राजधानी है। तो भारत का जो दिल है वो दिल्ली ही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम और शहर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, ईश्वर का निवास वाराणसी, झीलों का नगर श्रीनगर और दक्षिण का कश्मीर केरल। यहाँ पर वाराणसी नहीं, यहाँ पे इलाहाबाद, प्रयागराज, वही खून पसीने को एक करके सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाली जो सरजमी है, वही प्रयागराज। वही प्रयागराज जहाँ पे 500 रुपए में व्यक्ति आईएएस बनने की, महीने में खर्चा 500 रुपए का उसका व्यक्तिगत होता है, आईएएस बनने की पूरी कोशिश करता है, पूरा सपने देखता है कि एक बड़ी सी हवेली में वो रहेगा, बड़ा सा उसका आवास होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, बत्ती घूमेगी। वही इलाहाबाद। तैयारी करने में इससे सस्ता शहर आपको पूरे इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम खर्चे में, अब इधर तो महंगा हो गया है, तो सबसे कम खर्चे में आप रह सकते थे, वही प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज कहने में उतना उतना टच नहीं आता जितना इलाहाबाद कहने में आता है। जितना इलाहाबाद कहने में आता है उतना प्रयागराज कहने में टच नहीं आता है, वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो हम लोग को वही करना हो। चलिए, कभी मौका मुझे मिले पहले, मैं आपको क्या, मेरी मुलाकात कभी होगी आप लोगों से इलाहाबाद में, तो या कहीं भी होगी, मैं मिलना चाहता हूँ आप सबसे। और कुछ इलाहाबाद से मुलाकात मैं अपने शब्दों में भी आपको कराऊंगा बहुत जल्द ही, ऐसा सोच रहा हूँ। बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये आपका डेली 30, आपका ये चैनल, ये वाईफाई न चलना और दुनिया भर का राउटर। हाँ, सुबह की क्लास क्यों नहीं आ पा रही, मेरा राउटर गड़बड़ कर रहा था, उसको मैंने फिर से ऑर्डर किया है। दूसरा राउटर 2-3 दिन में आएगा, तभी चल पाएगी। उसमें स्पीड ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया उसमें। तो सुबह मॉर्निंग की जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है वो थोड़े से हैवी डेटाज में चलती है, तो वो आने लगेगी। 2-3 दिन इधर डिस्टर्ब रहेगी। बाकी ये सब क्लासेस हैं तो कुछ एमबी भी काम चल जाता है, आधे जीबी में, तो ये हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? संसार का एकांत बर्फीला स्थान
लीडन सिटी, यूरोप का वाराणसी, त्रिस्तान दे कूना, दक्षिण का ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया, पिलर ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर। बताइए। इसमें पिलर ऑफ हरक्यूलिस जो दिया है जिब्राल्टर, ये सही है। बाकी ये एक भी सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर सुमेलित पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला देखिए, संसार का एकांत बर्फीला स्थान लीडन सिटी, गलत है। एकांत बर्फीला स्थान ये त्रिस्तान दे कून्हा है, जो यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन में, त्रिस्तान दे कून्हा इसका सही होगा। और यूरोप का जो वाराणसी है, ये लीडन सिटी, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यूरोप का वाराणसी ये हो जाएगा। और दक्षिण का ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, यूरोप का वाराणसी। ऐसा नहीं कि भारत में विश्व के अलग देशों के नाम पर यहाँ पर नाम रखे गए, भारत के स्थानों के नाम भी अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्यों माना जाता होगा ये तो आप तो जान ही रहे हैं, यहाँ धार्मिक ये शहर है, प्राचीन शहर है, इस किसी न किसी गुण के कारण। भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक नाम, उपनाम और देश। सफेद हाथियों का देश लाओस, बिल्कुल सही है। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, डूबते सूरज का देश, लेकिन पूरी दुनिया में इसने दूसरों का सूरज डुबा दिया, अपना सूरज चमका दिया था। वज्रपात की भूमि ये म्यांमार, तो वज्रपात की जो भूमि है ये म्यांमार नहीं है, ये भूटान है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी उत्तर देते रहिए। और साइबेरिया का द्वार ये चेलियाविंस्क रूस, ठीक है, तो ये डी सही है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही एक गलत है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि सुमेलित है कि नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है। ग्रीन यूरोप, डेन्यूब बेसिन को ग्रीन यूरोप कहा जाता है। और कंबोडिया का शोक मिकांग नदी को कहा जाता है। ऐसे बिहार का शोक भी है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है जरा बताइएगा? बिहार का शोक। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ये दोनों आप उत्तर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलता है उसका आप करते क्या है? बस सजा के मोबाइल में सेव कर रहे हैं क्या? या जो टेस्ट देते हैं उस पर कुछ काम भी करते हैं? टेस्ट दिया करिए, वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुआ करे तुरंत टेस्ट देंगे तो सारे सही होंगे। इतनी तो मेमोरी आपके पास है, मुझे पक्का यकीन है। 5 मिनट में आपका टेस्ट भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत नोट्स वोट्स भी बनाना चाहिए आपको। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए डे बाई डे। बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छे नोट्स बनाए हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो मुझे भेजते रहते हैं, ठीक है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन यूरोप डेन्यूब बेसिन, कंबोडिया का शोक मिकांग नदी। याद करिए, इसी समय याद करिए, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। और कैलेंडर आ चुका है 24 अक्टूबर को, पहले से लगभग ये तय था 24 अक्टूबर को पीसीएस प्री का एग्जाम और 5 दिसंबर को आरओ यारो का प्री का एग्जाम। बाकी कैलेंडर पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं वीडियो के तौर पर। और आप अपनी प्लानिंग को कैसे बनाएं इस पे 2-3 दिन में हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम अच्छे से सोच लें तब आपको बताएं। कैलेंडर जारी नहीं हुआ कि मैं तुरंत बेचने में नहीं जाऊंगा कि तुरंत मैं बताऊं कि बस बिल्कुल अब ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। थोड़ा सोच के फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको क्या प्लान करना चाहिए। पहले मेरे पास तो प्लान होना चाहिए, तभी तो आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न बताना है, कौन सा सही सुमेलित है? पूर्व का मोती बेलग्रेड, क्या ये सही है? मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी, ये तो बिल्कुल सही है, बी में तो कोई शक नहीं है। तो सुमेलित पूछा जा रहा है तो दूसरा ये सही है। पूर्व का मोती बेलग्रेड दिया है, ये गलत है। श्वेत नगर सिंगापुर, ये भी गलत है ना। और पूर्व का मोती, हाँ, और अगला जो दिया है गोरों की कब्र सिडनी, ये भी गलत है। पूर्व का मोती सिंगापुर है, मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी है। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले तो ये बी हो जाएगा। अब श्वेत नगर यहाँ पर दिया है, तो श्वेत नगर जो हो जाएगा वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और गोरों की कब्र ये गिनी कोस्ट, ठीक है, गोरों की कब्र ये गिनी कोस्ट। और पूर्व का मोती सिंगापुर, बाकी मंदिरों और घाटों का शहर ये वाराणसी है ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? कौन सा सही सुमेलित है, यही बताना है। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय को कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है, कहा जाता है। सुनहरे ऊन की भूमि ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड न्यू फाउंडलैंड ये जापान को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उपयुक्त सभी सही यहाँ पर हो जाएंगे। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, सुनहरे ऊन की भूमि ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यू फाउंडलैंड जापान, ये सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम, देश या शहर। एडियाटिक की रानी वेनिस, एडियाटिक की रानी वेनिस बिल्कुल सही है। गगनचुंबी इमारतों का नगर रोम, गगनचुंबी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक प्रश्न और आएगा, है ना। तो पहला सही है, दूसरा सही है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, ये भी सही है। हजार गुफाओं वाला जो देश है वो जापान दिया हुआ है, जापान नहीं सही है, यहाँ पे फिनलैंड होगा। हजार गुफाओं वाला देश, है ना, द कंट्री ऑफ थाउजेंड कैप्स,
तो इसको क्या कहेंगे, केप्स वाला जो है, हजारों जहाँ पे केप्स पाई जाती हैं उसको क्या कहेंगे, फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, फिनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंजीबार को किस उपनाम से जाना जाता है, जंजीबार, जंजीबार, ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसको लौंग का द्वीप कहते हैं, आइलैंड ऑफ क्लोव्स, है ना, लौंग का द्वीप इसको कहा जाता है, जंजीबार को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इलायची का द्वीप पूछा जाए तो कदमत, कदमत को इलायची का द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भौगोलिक उपनाम और देश, गतिमान शहर क्या रोम है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा है शाश्वत शहर, ये भी रोम, ये भी सही है। रोम को ऐसा भी हो सकता है कई नामों से जाना जाए किसी शहर को, तो गतिमान शहर भी कहा जाता है, शाश्वत शहर भी कहा जाता है ना, एटर्नल सिटी, शाश्वत शहर का मतलब। और नील का वरदान मिस्र, नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है, ये भी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो सही सुमेलित ना हो, सब सही सुमेलित है। प्रश्न को समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिल का देश किसे कहा जाता है, मैपिल का देश, है ना, कंट्री ऑफ मैपिल, तो मैपिल का देश कहा जाता है कनाडा को, किसको, कनाडा को मैपिल का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, महलों का शहर, गाने का शहर, अट्टालिकाओं का शहर, इनमें से कोई नहीं। कई लोग कोलकाता के भी इसमें जुड़े हुए हैं, आपके ग्रुप में कई लोग कोलकाता के हैं, समझ रहे हैं आप, जो परिवार बनाते हैं ये डेली 30 का या कोई कार्यक्रम ऐसा, तो देश के हर एक कोने से, जम्मू कश्मीर का कोई है यहाँ, मुझे पता है बैंगलोर का भी इसमें कोई है, मुझे राजस्थान का भी पता है, मुझे बिहार का भी पता है, मुझे एमपी के भी लोग पता है इसमें, तो कोलकाता के भी है। कोलकाता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर, पुराना शहर है, अंग्रेज सबसे पहले वहां थे, है ना। और अट्टालिकाओं का शहर जो है, ये कहा जाता है किसको, ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। एक प्रश्न भी शायद इसमें सेट है ना। तो अट्टालिकाओं का शहर ये न्यूयॉर्क है, महलों का शहर कोलकाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता के बारे में पूछा जा रहा है, तो अट्टालिकाओं का शहर न्यूयॉर्क और महलों का शहर, दोनों में अंतर है, ये कोलकाता हो जाएगा। क्यूबा को जाना जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ही है। बी पे जाइए, एंटीलीज का मोती भी क्यूबा को कहा जाता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा, दोनों सही है इसलिए सी उत्तर हो जाएगा। तो दोनों एंटीलीज का मोती और चीनी का कटोरा दोनों साथ में मिला के याद कर लीजिए क्यूबा के लिए, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पोप का शहर, पोप के शहर के नाम से जाना जाता है। और अभी आपने रोम के बारे में पढ़ा था, रोम इटली देश की राजधानी, क्या सही है ये बात, इटली में है, जो यूरोपीय संघ का एक सदस्य भी है, पता है आपको। और ये जो पोप का शहर है ये रोम को ही कहा जाता है। और दो नाम जरा याद करिए जो मैंने आपको बताए थे अभी रोम के बारे में। अगला प्रश्न, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, सात टापुओं का नगर, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सात टापुओं का नगर, लक्षद्वीप, मुंबई, असम, अंडमान निकोबार, भारत से ही क्वेश्चन है, आपके भारत में ये शहर है, और ये शहर है मुंबई आपका, सात टापुओं का, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, ये मुंबई को कहा जाता है सात टापुओं का नगर। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, भौगोलिक उपनाम और स्थान देश या देश की दृष्टि से सुमेलित युग्म की पहचान करना है। विश्व की कहवा मंडी साओ पाउलो, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, पर्वतों की रानी मंसूरी, उपयुक्त में से क्या बताना है आपको, मतलब ये जो इतने दिए हैं सुमेलित युग्म, तो इनमें से सभी के सभी सुमेलित हैं। विश्व की कहवा मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को, और पर्वतों की रानी मंसूरी को, ये सब के सब सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए फटाफट देखते हैं आज के करंट अफेयर को। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने एक बिल पास किया है, चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए। हर क्षेत्र में चीन अब आगे बढ़ रहा है, और हर क्षेत्र में चीन आगे बढ़ रहा है तो वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है ना, भारत को भी टक्कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका कई मामलों में आगे था, अब वो अमेरिका को भी पछाड़ रहा है, अमेरिका इससे परेशान है। तो चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिकी सीनेट ने इसके साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक बिल पास किया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, ये बिल अमेरिका ने पास किया है, और ये अमेरिका में टेक्नोलॉजी और अनुसंधान को मजबूत करने का काम करेगा, है ना, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार उपकरणों में अमेरिकी उत्पादन को ये बढ़ावा देगा, है ना। चीनी संसद ने इस कानून के प्रति मजबूत आक्रोश और दृढ़ विरोध व्यक्त करते हुए इस विधेयक को एकमात्र विजेता बनने की इच्छा के पागल भ्रम के रूप में वर्णित कर दिया कि पगला गया है अमेरिका, है ना। और होता क्या है, अधिकतर हम अब पूरे विश्व के देश चाइना पे निर्भर है इन सब चीजों के लिए। अब चीन ने कहा है इस बिल में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की मूल भावना को विकृत कर दिया गया है, केवल हमको हराने के लिए इसको लाया जा रहा है।
ठीक है, देखें, ठीक है, ये सब इनका काम है, चलता रहेगा। कौन सा संगठन विकासशील देशों में कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन आपूर्ति वार्ता शुरू करने जा रहा है? कौन सा संगठन ऐसा करेगा? जरा गेस करिए, कौन सा संगठन ऐसा होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व व्यापार संगठन? अब वैक्सीन आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति वार्ता करेगा, तो ये स्वास्थ्य संगठन पे भी आपकी निगाह जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है विश्व व्यापार संगठन, WTO। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति हो सके, लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए 17 जून से ये वार्ता चलने जा रही है। इसकी डेट रखी गई 17 जून। 17 जून को चर्चा शुरू होगी, 21-22 जुलाई तक ये मतलब वैक्सीन आपूर्ति योजना की प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, और फिर उसके बाद में पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां-जहां जिन देशों में वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी उसको भेजा जाएगा। WTO की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित हुआ था। बाद में 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। और जो WTO है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है ये। 164 सदस्य हैं इसमें, और यूरोपीय संघ सहित अगर देखा जाए वैसे 163 प्लस यूरोपीय संघ, और 23 पर्यवेक्षक सरकारें, जैसे इसमें इराक, ईरान, भूटान, लीबिया, इन सबको शामिल किया गया है। बाकी हम WTO पे किसी दिन आपको प्रश्न करा देंगे, सारे प्रश्न उसके कवर हो जाएंगे। हाल ही में किस संस्था ने कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, कौन सी संस्था है जिसने जारी की है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसने कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया ये रिपोर्ट जारी की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लंदन की ये थिंक टैंक है, और इसने भारत में जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे संबंधित जोखिमों की बात की है, आर्थिक लागत की बात की है, इससे कैसे असमानता बढ़ रही है, कैसे गरीबी में परिवर्तन, मतलब संभावना गरीबी की बढ़ रही है, गरीबी किन किन रूपों में लोगों को प्रभावित कर रही है, इन सब चीजों पर चर्चा की गई है। और भारत 2100 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 से 10% खो सकता है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब आगे क्या होगा, तब तक कुछ रहता है, पृथ्वी की नहीं रहती है, कोरोना जैसे 2-4 महामारियां आ जाए वैसे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जलवायु परिवर्तन भारत में गरीबी में कमी को धीमा कर सकता है और असमानता में वृद्धि कर सकता है, ऐसा भी कहा गया है। अगर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सीमित हो जाए तो भारत को सालाना 6% GDP का नुकसान होगा, ऐसा कहा गया है। अब इस रिपोर्ट की क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन सही करना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? अब रोमियो खरीदे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैसे ही हो गया। रोमियो खरीदे जा रहे हैं, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से। कहाँ से? रोमियो, रोमियो जूलियट वाला, है ना? तो अमेरिका से ये खरीदे जा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। 2020 में 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 16,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया था, है ना? 24 हेलीकॉप्टर ही खरीदने के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है, और 3 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंप दिया जाएगा, भारत में आ जाएगा, नौसेना को सौंप दिया जाएगा, भारतीय नौसेना को। अगला प्रश्न है, अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर दिया है हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार, फरीदाबाद नगर निगम, यहाँ पर अरावली जंगल में सभी जो अतिक्रमण है उनको हटाइए, ऐसा ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अपने आदेश में ये कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर इसको सब हटाइए, जो भी अतिक्रमण है। कोविड-19 के खिलाफ 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव, जो वयस्क लोग हैं 18 से ऊपर वाले, उनका 100% टीकाकरण हो गया, तो ये गांव कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गांव है, तंबोली मत टिक कीजिएगा। तंबोली कौन सा गांव था, आपको पता है? कुछ याद है आधार वगैरह के बारे में? कुछ याद हो तो बताइएगा, किससे रिलेटेड है, मुझे नहीं पता है। तंबोली गांव नहीं है, ये व्यान गांव है, और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है व्यान गांव। ठीक है, टीकाकरण आप लोग भी करा लीजिए, वैक्सीनेशन करा लीजिए, बहुत जरूरी है। पहला वैक्सीन अभी तुरंत लगवाइए, और दूसरा जितनी जल्दी मतलब शेड्यूल हो पाए उतनी जल्दी उसको लगाइए। ठीक है, नॉर्मली 84 डेज के बाद में ही लगना है। तो ये व्यान जो गांव है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का ये पड़ता है बांदीपोरा जिला, वहां पर है।
और ये ऐसा पहला गांव बना है जिसमें सभी वयस्क जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, टीकाकरण उनका हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 362 लोग ही हैं। गांव में पैदल चलने के लिए 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई मोटर योग्य सड़क यहाँ पे नहीं है। और वहाँ पे टीकाकरण अगर हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने कराया है। तो हम आप तो बिल्कुल बढ़िया रोड के किनारे रहते हैं या रोड पे आ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा संकट नहीं है हमारे साथ। हाल ही में किस संस्थान ने कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है? कौन सा ऐसा संस्थान है? और ये संस्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, ओसामा बिन लादेन यहाँ से पढ़ा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इसने कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका डेवलप किया है। कार्बन नैनो ट्यूब खोखले ट्यूब होते हैं जो कार्बन परमाणुओं की जाली से बने होते हैं, और इन ट्यूबों में विद्युत गुण होते हैं। इसी का उपयोग किया गया है थर्मो पावर तरंगों को उत्पन्न करने के लिए। कार्बन नैनो ट्यूब की जो क्षमता है उसका उपयोग 2010 में बहुत पहले इसको प्रदर्शित किया गया था, है ना? और इस जब कार्बन नैनो ट्यूब को ईंधन की परत के साथ लेपित किया जाता है तो ट्यूब में क्या होता है, ट्यूब के साथ यात्रा करने वाली जो गर्मी है, जो उसमें चलती रहती है गर्मी, उसको थर्मो पावर तरंगें की चलती पल्सेस विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी कि उस टेम्परेचर का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, किस तिथि को लॉन्च किया गया? किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो पीएम विद्या कार्यक्रम को 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी जो हमारे हैं कौन है? पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने समावेशी शिक्षा पे जोर देने के दौरान अभी ई सामग्री वितरित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश मंजूर किए हैं। तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें कोविड-19 राहत उपायों के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने, हमारी जो वित्त मंत्री हैं। और इस कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञ समिति ने दिव्यांगों और विकलांग बच्चों के लिए ई कंटेंट बनाने पर विस्तृत सिफारिशें की हैं। और इसमें गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। ई विद्या का मतलब है कि जैसे आप लोग ये ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा, ऐसे ही छोटे बच्चों को या स्कूल कॉलेजेस में जो भी बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लायक भी कोर्स बनाए जाए। अगला प्रश्न, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी मजे की बात है। डेली 30 ही अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया दोनों एग्जाम्स के पहले तक, और एक कोई टेस्ट सीरीज कर ली अच्छे से। टेस्ट सीरीज इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं ये और कुछ पुराने प्रश्न और सब प्रैक्टिस कर लिया। कितना कठिन पेपर बनाएंगे आयोग वाले, हमको लाके दिखाइएगा। किसी का स्कोर, पासिंग स्कोर से 5-10 क्वेश्चन ऊपर ना रहे। जो प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लेने से नहीं होगा। बड़ा बढ़िया ये, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि डेली 30 मैंने स्टार्ट किया था। कई लोग कह रहे थे कि आरओ तक कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आरओ तक कुछ कवर कर पाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको बताना चाहता हूँ कि अब व्यापक समय हमको मिल गया है, सब कर लेंगे। पीसीएस और आरओ हमारे मुट्ठी में है। जिनको भी आपको पास कराना हो उनसे कह दीजिए डेली 30 ज्वाइन कर ले। मैं गारंटी तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आपके पढ़ने पे है, लेकिन ये जरूर कह दूंगा कि वो कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे। गारंटी आप अपनी खुद ले सकते हैं। खुद के मरने से स्वर्ग दिखता है, ध्यान रखिएगा। मेरे मरने से, दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। तो क्रिसिल के बारे में जो बात हो रही है कि 11% से घटाकर कितना कर दिया है सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान, तो क्रिसिल ने अभी कर दिया है, रेटिंग एजेंसी है, इसने 9.5% कर दिया, 2.5% घटा दी, सॉरी 1.5% इसने घटा दिया, 11 से 9.5, है ना? और इसने कहा कि जो दूसरी लहर कोविड की आई है इसी कारण से ऐसा हो रहा है। अगर जो कहीं तीसरी लहर आ गई और उस पर कुछ गड़बड़ हुआ अनलॉक करने से, पूरी तरह से, मतलब अगर आप हिचकिचाएंगे जो राज्य हैं तो ये बदले में आप समझ सकते हैं। अनलॉक जैसे क्यों नहीं करते हैं राज्य? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है ना? मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब लॉक क्यों नहीं करते हैं और अनलॉक क्यों नहीं करते हैं, दोनों में खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर अनलॉक कर दें तो मरीज बढ़ जाएंगे, अगर लॉक रखें तो आर्थिक नुकसान हो जाएगा। राज्यों के सामने भी, गवर्नमेंट के सामने भी बड़ी समस्या होती है। जब आप सिस्टम में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। आप किसी को भी मतलब क्रिटिसाइज, किसी का आप कोई मुद्दा उठा लीजिए, उसको क्रिटिसाइज कर डालिए, है ना, कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जब आप खुद अधिकारी बनेंगे तब देखिएगा कई समस्याएं आती हैं।
है ना। कोविड-19 प्रतिबंध अगर ऐसे जारी रहेगा तो और अगस्त 2021 तक किसी न किसी रूप में गतिशीलता प्रभावित होती रहेगी, तो इसने कहा इसलिए ये हमने घटाया है 9.5% कर दिया है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आज इसका। तो डेली 30 वाले जो ग्रुप मेंबर हैं, ये मतलब डेली 30 के जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो सब खुश हो जाए। प्रैक्टिस लेकिन करते रहेंगे तो, जैसे वीडियो देखा तो लापरवाही भी हो सकती है कि आपने कुछ नोट्स नहीं बनाया, कुछ प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जिन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है तो उनके लिए ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो मजबूरन पढ़ेंगे। वीडियोस भी कब तक फ्री रहेंगे, है ना। ये भी मैं तो कुछ सोच ही रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं वीडियो सर फ्री रहता है तो मेरे ज्वाइन करने का फायदा क्या। ज्वाइन करने का ये फायदा है कि आपको पीडीएफ मिलता है, आपको टेस्ट मिलता है साप्ताहिक, आपको डिस्कशन करने का कुछ वो मिल जाता है, ठीक है। खैर डिस्कशन के लिए बहुत सारे ग्रुप है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ और चीजें मैं इसमें बढ़ाऊंगा ही। तो कुछ लोग हिंदी डेली 30 कह रहे थे कि डेली 30 हिंदी भी लॉन्च किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। तो जितने लोग उसमें रुचि ले रहे होंगे जरा वो हमको मैसेज करेंगे, तो हफ्ते 10 दिन में हम उसको उस पर विचार करके फिर बताएंगे। कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी को पीछे छोड़ते हुए, ये हुए की स्पेलिंग गलत है, ए होगा या पे एक मात्रा होगी, ये गलत है, हुए दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है भाई, ये कौन है? तो ये है सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉलर 36 साल के सुनील छेत्री। और इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया, 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। बहुत बड़ी बात है ना। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने, कितनी बड़ी बात है ना। और ये अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल से आगे हैं। 2 गोल भी याद रखिए कितने गोल से आगे हैं। और अली मकबूत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर है। और छेत्री ने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 एएफसी एशियाई कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। इनके बारे में अगर बात करें तो कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे उपनाम अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो कैप्टन फैंटास्टिक इनको कहा जाता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री जो है, सुनील छेत्री, ये सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं जो अभी खेल रहे हैं, जबकि अब तक के 10वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सक्रिय में दूसरे हैं, टोटालिटी में देखा जाए तो अब खेल नहीं रहे हैं, पहले था जो रिकॉर्ड है उनमें 10वें हैं। उन्होंने 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त किया है। तो ये सब क्वेश्चन कभी डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, तो आप अपने विचार दें, उसका पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा। टेस्ट थोड़ी देर बाद में पब्लिश करता हूँ कि थोड़ा आप पढ़ ले, थोड़ा दिमाग में कितने तुरंत देख के वीडियो तुरंत टेस्ट मारेंगे तब तो ठीक ही है ना। तो ये सब मिल जाएगा। आज पीडीएफ इसलिए लेट हुआ था, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था दोपहर में, मतलब कल रात में, तो इस कारण से, नहीं हो पाया था। खैर, तो आप लोगों से बताइएगा, और बड़ा बढ़िया आपको मौका मिल रहा है, बढ़ा दीजिए, इसी में सब फाइनल कर दीजिए। और मेंस की भी तैयारी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, आरओ और पीसीएस दोनों की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सब आपके मुट्ठी में आ जाए, है ना, सब आपकी मुट्ठी में आ जाए। डेली 30 में नहीं, ये सब डेली 30 में प्रीलिम्स का ही रहने दीजिए। तो ये सब अपने विचार आप रखिएगा। थैंक यू सो मच।